नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग मिलकर के पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और यह बिहार के प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। प्रत्येक दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 टॉपिक लाते हैं और उससे 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 84 तक पहुंच चुके हैं। बहुत सारे मित्र क्या है, मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कि वो पूछ रहे हैं सर फलाना टॉपिक। दरअसल वो सब पढ़ाया जा चुका है, इसीलिए अभी आपको नहीं मिल रहा है। आप लोग लेट जुड़े हैं, तो आपको करना क्या है, संस्कृति पीसीएस के इसी यूट्यूब चैनल पे हैं ही आप, प्लेलिस्ट में चले जाइए। प्लेलिस्ट में जाकर के बिहार करंट अफेयर सर्च कर लीजिए, वहां पर आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 84 तक दिख जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर लेक्चर 84 तक पहुंच जाते हैं ना, तो 84 और प्रत्येक दिन 10 टॉपिक करते हैं, तो आप समझ लीजिए 840 टॉपिक। और ये 840 टॉपिक जो है 840 क्वेश्चन के साथ आप तैयार कर लेंगे। अब बताइए, करंट अफेयर्स का 840 टॉपिक आप पढ़ लिए, तो आपको लगता है किससे बाहर जाने वाला है? तो टॉपिक सारा मैं करा चुका हूं, क्योंकि वो पहले हो चुका है, इसीलिए मैं दोहराव की समस्या से बच रहा हूं, तो वो सब टॉपिक नहीं ला रहा हूं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछला लेक्चर जाकर के देख लीजिए। अब चलिए आज के प्रश्न पर तो चलेंगे, लेकिन सबसे पहले एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन मैं आपको दिया करता हूं, जो कि पीवाईक्यू से होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका होता है। जरा आज फिर से वही तरह के एक क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? पटना में कारखाना कब स्थापित किया गया? और ध्यान दीजिएगा, यहां पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जा रही है। ठीक है, इस शब्द पे ध्यान देना है, गलती नहीं करना है, डच। ठीक है, जो 4 जवाब हैं यहां पे, तो उसमें से कोई एक ही सही होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रत्येक दिन मैं देखते रहता हूं, आप में से ज्यादातर लोग जो है सही जवाब देते रहते हैं। ये अच्छी बात है, इसका मतलब आपकी तैयारी जो है वह धारदार है, पुख्ता है। उसको और थोड़ा सा पुख्ता कीजिए, इस माध्यम से भी कुछ प्रश्न आपका तैयार हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। ये देखिए, प्रश्न का सबसे पहले आकार प्रकार, इसका व्यवहार देख लीजिए। ये क्या कह रहा है आपसे कि पिछले 2 बार से बीपीएससी ने जो पैटर्न बदला है, यूपीएससी के पैटर्न पर पूछना शुरू किया है, वही ये पैटर्न दिखा रहा है। तो इसको सबसे पहले डिकोड करते हैं, इस पैटर्न को समझते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करने लग जाना है, लेकिन इस कमांड को देख करके। कथन सही है, ठीक है, कई बार लिखेगा रहेगा कथन सही नहीं है, तो घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ेंगे पुछल्ले शब्द को तो समझ में आ जाएगा। अब इसको देखना है। देखिए, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना, मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मैं 3 स्टार देता हूं। आप इस योजना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, यहां मैं आपको हिंट दे रहा हूं। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपये तक का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। क्या यह मामला सही है? यह बिल्कुल सही है। आप योजना के विषय में पढ़ेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। इस योजना में देखेंगे तो 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू किया जाएगा, यह गलत है। पूछा क्या गया है, कथन सही है। जवाब यहां पर देखेंगे तो सही जवाब हमने देखा कि 1 है केवल, है ना, तो केवल 1 जो है ए विकल्प में है, इसीलिए ए विकल्प सही होगा। मामला समझ में आ रहा है? इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फिर से बता देता हूं। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना आपको सही से पढ़ के एक जगह, जो स्कीम वगैरह आप बहुत सारे पढ़ेंगे ना, उसमें एक जगह तैयार कर लीजिएगा। आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर स्कीम का एक अलग से लेक्चर ले लीजिए। ध्यान दीजिए, मैं विभिन्न लेक्चर में कई सारे स्कीम को कवर करता चला हूं। अब एक बात समझिए, हाँ, इस सभी स्कीम का मैं एक लेक्चर ले लूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोग को क्या करना है, बिहार स्पेशल का जो प्रोग्राम मैं लेकर के आता हूं शाम के 8 बजे, है ना, इसी चैनल पे, संस्कृति पीसीएस चैनल पे, उसमें देखिएगा। उसमें अभी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है आप इकोनॉमी जब हम लोग जाएंगे, उसके अंत में हम लोग योजना भी पढ़ लेंगे। निश्चिंत रहिए, एग्जाम से पहले आपको तैयार करा दिया जाएगा, है ना, मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पर आते हैं। आईआईटी पटना के इक्वेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? यहां पर एक डिवाइस की बात की गया है, और यह डिवाइस किसने तैयार किया गया है, किसके द्वारा? आईआईटी पटना के द्वारा। ठीक है, और ये पेटेंट मिला है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा होगा। इसमें पर यहाँ पर देखिए, ये जो विकल्प आपको दिख रहा है ना, सूटकेस इन्वर्टर, तो ये सूटकेस इन्वर्टर जो है आईआईटी पटना के द्वारा ये तैयार किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, इमेज देख लीजिए, कई बार इमेज जो है छप जाता है दिमाग में, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो विकल्प सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। कुछ फैक्ट वाले चीजें होता है, इस पर आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, अगर आता है तो फैक्ट आएगा। बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ये इंपॉर्टेंट है ना।
बिहार में कृषि और इससे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के काफी चर्चा चल रहा है, तो यहाँ पर इस तरह के टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प आपको दिख रहा है। 4 विकल्प में देखिए, बिहार भारत में शीर्ष मधु उत्पादक बन गया है। नहीं, ये फैक्ट गलत है, ये चीजें सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। हाँ, ये सही है। बिहार जो है 4th पोजीशन हासिल कर लिया है, तो ये हम यहाँ पर बी के साथ ही चलेंगे। तो सही जवाब यहाँ मिल गया हमें आगे जाने की जरूरत है भी नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? ध्यान समझना है, विश्व आर्थिक मंच और किस वर्ष के लिए? 2024। कई बार क्या होगा, विश्व आर्थिक मंच लिखा रहेगा, यहां पर 2023 डाल देगा और आप पढ़ के गए थे 2024 का, वो टिक लगा के आ जाएंगे। दोनों विकल्प में रहेगा, जल्दीबाजी में गलत कर लेंगे। 2024 यह भी ध्यान रखना है। फिर युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर 4 विकल्प आपको दिख रहा होगा। 4 में से पहला नाम जो दिख रहा है, शरद विवेक सागर। तो शरद विवेक सागर को जो है विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 के लिए, ध्यान देना है, युवा वैश्विक नेता के रूप में घोषित किया है। तो हम विकल्प ए के साथ जाएंगे। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? इसको आप ना 3 स्टार दे दीजिए, क्योंकि साइबर ठगी को लेकर के एक तो पूरे देश में चर्चा है और बिहार में बहुत ज्यादा इसको लेकर के चर्चा है। आए दिन अखबार में ये आते रहता है। तो संभव है आपसे ऐसे करके भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि अखबार में चर्चा में रहे शब्द साइबर ठगी, इस तरह से प्रश्न अब आने लगे हैं। पहले यूपीएससी पूछा करता था ऐसा प्रश्न, अब बीपीएससी के द्वारा पूछा जाने लगा है। तो जो शब्द अखबार में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है वहां से प्रश्न आता है, और खास करके इकोनॉमी, साइंस, टेक का, डिफेंस का कोई चीजें रहता है तो वहां से आएगा, है ना। तो ये जो है आप मान के चलिए, साइंस का एक वर्ड है साइबर ठगी, है ना। इसमें जैसे कि आप लोग देखते होंगे कॉल आ जाता होगा कि भाई आपके नाम पर इतना लोन अप्रूव हो गया, या फलाना एक चीज आया कि एक लिंक आपको भेजा गया है, उस पर क्लिक कीजिए, या एक कॉल आया, एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी बताइए, केवाईसी आपका नहीं है। ये सब चीजें आपसे मोबाइल फोन पे पूछा जाता होगा, है ना। तो एक जगह जमतारा है, झारखंड में है, आपने नाम भी सुना होगा। जमतारा एक वेब सीरीज भी आया था, जमतारा सबका नंबर आएगा, है ना, इस तरह के नाम का एक वेब सीरीज था। उसके बाद उसका दूसरा एपिसोड भी आया था, मतलब दूसरा सीजन भी आया था। तो कुल मिलाकर के वो जगह जो है साइबर ठगी का हब है ना, एक समय तक रहा। और वो चूंकि झारखंड में रहा, पहले वो बिहार का हिस्सा था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें जो है चर्चा में है, इसको ध्यान में रखना है। तो यहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर के आपसे पूछा गया है, और यहां पर देखिएगा 4 डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें से नालंदा के आसपास हम लोग चलेंगे घूमने के लिए, ठीक है। और सी विकल्प के साथ जाएंगे। बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट में ठगी हो रहा है उसमें नालंदा जो है वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक, मार्च तक का महीना लेते हैं, तो रिपोर्ट आया है कि नालंदा में सबसे ज्यादा जो है साइबर ठगी के शिकार लोग हुए हैं। आगे बढ़े, छठे प्रश्न पर आ जाए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में की गई है? ध्यान से थोड़ा आराम से समझना है और इसको 5 स्टार प्लस दे देना है। मतलब मान के चलिए कि ऐसे प्रश्न आने ही आने हैं। अगर कुछ टॉपिक करंट अफेयर्स का रहेगा 10 टॉपिक, तो 10 टॉपिक में एक यह टॉपिक भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता रहेगा। मामला समझ में आ रहा है? बताओ, अब यहां से शुरू करें, ध्यान से समझना शुरू करना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, पटना, यहां ध्यान दीजिएगा, ये नहीं आपसे कहा गया है कि पटना में ऐसा हुआ है, शब्द को सही से देखिए, पटना के सहयोग से, है ना, किसके? तो ये भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के, ये नहीं पूछा गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट में। कई बार इतनी जल्दीबाजी में लोग होते हैं, गलत करके जाते हैं। पूछा गया है किस विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो यह भी, यानी कि दोनों चीजें हमें जानकारी रखना है। एक तो अगर कोई विश्वविद्यालय है तो उसका नाम क्या है भैया, हम वो देखेंगे। दूसरी बात, हम साथ में यह भी पढ़ेंगे अभी तुरंत के तुरंत कि यह किस डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो यहां से चूंकि यह इंपॉर्टेंट है तो मैं थोड़ा सा विस्तार से इसे बता देता हूं। मौसम विज्ञान को लेकर के बातें की गई है। कहने का तात्पर्य है कि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, इसीलिए अगर मौसम के विषय में किसानों को पहले से जानकारी हो तो उसके अनुरूप अपने फसल के साथ वो काम कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए यहां पर जो है जरूरी हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो पटना है, इसके सहयोग से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये
विकल्प ए के साथ जाइएगा, ठीक है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अब एक चीज ध्यान रखना है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना की गई है। अब मैं आपको विकल्प में बाकी के साथ जाना ही नहीं है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि विकल्प 4-5 दिया जाए और इसको ऐसे लिखा जाए LNMU, ठीक है। अब ठीक से पढ़िए तो क्या लिखा गया है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा नाम देख रहे हैं ना, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, इतना बड़ा नाम नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय का ज्यादा पॉपुलर नाम बिहार में यही है, LNMU। जो लोग नॉर्थ बिहार के रहने वाले हैं, यानी कि गंगा के उस पार मैदानी भाग में, जो लोग दरभंगा से, समस्तीपुर से, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, उनसे पूछिएगा, वो सब आपको LNMU कहते नजर आएंगे। एक चीज और मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसको भी ठहर के समझ लें। जब इतना समय दे ही रहे हैं, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछ दिया जाए विकल्प में कि ये भी ना दे, LNMU भी ना दे और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ना दे, सिर्फ लिख दे मिथिला विश्वविद्यालय, मिथिला यूनिवर्सिटी, तो बताइए क्या वो इसी विकल्प की बात कर रहा है? हाँ, ध्यान रखिएगा, मिथिला यूनिवर्सिटी के नाम से भी इस यूनिवर्सिटी को जाना जाता है। तो ध्यान देना है क्या, बीपीएससी में जो पैटर्न बदला है ना, तो ये यूपीएससी के तरीका से, यूपीएससी क्या करती है, मोस्ट फेवरेट आंसर के साथ आपको ले जाना चाहती है। तो बीपीएससी भी पिछले 2 साल से यही कर रही है कि जो सबसे सही जवाब हो आप उसके साथ जाइए, ठीक है। तो उस कंडीशन में मिथिला यूनिवर्सिटी, LNMU, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये कुछ भी आ सकता है। मामला समझ में आ गया? अब एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, ये सारे विकल्प को हटा देते हैं, इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ये सारा चीज हमने पढ़ लिया, हमने यहां प्रश्न बदल दिया कि यहां हमने ये कह ही दिया कि सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन LNMU बिहार में स्थापित किया गया है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि किस विश्वविद्यालय में, हमने बता दिया मिथिला विश्वविद्यालय में किया गया है। अब प्रश्न सोचिए, यहां से कोमा, यह किस डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है। मामला समझ में आ गया? अब हमने आपसे जिला पूछ लिया, तो ध्यान देना है। अच्छा, 2 चीजें पूछा जा सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट पूछा जा सकता है और एक जो है आपसे कमिश्नरी पूछा जा सकता है। दोनों का जवाब एक ही है, इसलिए नोट कर लीजिए, ज्यादा माथापच्ची नहीं करना, अलग अलग नहीं तैयार करना है। और ये दोनों का जवाब जो है ना, वो है दरभंगा। दरभंगा आजकल बहुत चर्चा में है, एम्स मिलने वाला है, इस सब वजह से बहुत ज्यादा शहर चर्चा में है, इसीलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट ये मिथिला यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा में है। और कमिश्नरी को लेकर के बात किया जाए तो बिहार में 9 कमिश्नरी है, मैं उसमें पढ़ाया हूं बिहार स्पेशल वाले में। तो यह जो है दरभंगा, वह अपने आप में कमिश्नरी है। इसके अंदर 3 जिला है, जिसमें दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। ये टॉपिक सही समझ में आ गया ना? तो इसको सही से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा रुक करके विस्तार से ये बता दिया हूं। ये मिथिला यूनिवर्सिटी का कैंपस वगैरह है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, चलिए 7वें पर आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग, ध्यान से ये आपसे पूछा गया है, लोकसभा चुनाव जब प्रश्न लंबा हो, ध्यान देना है, कभी भी यूपीएससी वाले में भी और बीपीएससी वाले में भी जब प्रश्न लंबा हो तो एक चीज समझना है कि वो प्रश्न आसान होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बातें उस प्रश्न में लिख दिया गया है ऑलरेडी और उसका जवाब बहुत छोटा सा होने वाला है। थोड़ा सा ध्यान लगाना है, लेकिन उसको डिकोड करना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव, तो यहां पर जो अभी अभी बीता है लोकसभा चुनाव, 18वीं लोकसभा चुनाव का आपसे बात किया गया है। इसके संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के हमसे पूछा जा रहा है। हमने कीवर्ड जो है हम बस उसको निकाल रहे हैं। लंबे प्रश्न में आपको हमेशा यह करना पड़ेगा कि कीवर्ड जो है उसको निकाल लीजिए, ताकि अगर मान लीजिए जब जवाब आप सॉल्व कर रहे हैं ना, पता ना चले। मतलब हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आए, 26 पर गए, 26 नहीं समझ में आ रहा, तो हमने उसे ऐसे सर्कल कर लिया और कीवर्ड निकाल के रख लिया। फिर जब हम लौटेंगे, मान लीजिए 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि भाई कौन कौन छूट गया था, चलो सर्किल किया था, इसको उसमें समझ में आ रहा है, तो आपके पास कीवर्ड होगा, ज्यादा समय फिर नहीं देना पड़ेगा। मामला समझ में आ रहा है? तो यहां पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में, कितने संसदीय क्षेत्रों की बात की गई है? 4। अब यहीं पर अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए बिहार में टोटल नंबर ऑफ कितने संसदीय सीट हैं, तो वो संख्या जाता है 40। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया था, ध्यान देना है। ये चीजें आपसे पूछा जाएगा। अब यहां पर ध्यान देना है कि ये चीजें हैं किस लिए, इसके पर्पस भी पूछ सकता है, क्योंकि कई जगह सुरक्षा कारण से हो सकता है, लेकिन कई जगह एक और कारण दे सकता है, क्योंकि विकल्प में आजकल ऐसा पूछा जाएगा, तो एक सुरक्षा का कारण मान ले सकते हैं, है ना। एक क्या हो सकता है,
ईवीएम में कुछ परेशानी हो जाए। एक क्या हो सकता है, ईवीएम के वीवीपैट जो होता है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ मिलान करने वगैरह में बैटरी वगैरह को लेकर के बहुत इशू आया था इस चुनाव में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जितना टाइम खराब होता है उतना टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा उस जगह पर दिया जाता है। तो यहां पर जो समय लिया गया था बढ़ाने का, वह 2 घंटा समय था। ध्यान दीजिएगा, ऐसे एकदम सटीक फैक्ट बीपीएससी पूछते रही है। बीपीएससी के रहम नहीं करती है छात्रों पे। तो ये मत सोचिएगा कि अरे ऐसा थोड़ी पूछेगी कि 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा यही करके जाएंगे और गलत करके आ जाएंगे, है ना। बीपीएससी ऐसा पूछ चुकी है इस तरह के प्रश्न। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे चीजों को, फैक्ट को मिस नहीं करना है। 2 घंटे की बात, ठीक है। इसको अपना 4 स्टार लगा दीजिए ये टॉपिक। चलिए आगे बढ़ जाए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई ने कितने पदक जीते? यहां पर क्या कहा गया है आपसे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये इतना माथा पच्ची नहीं करना है कि भैया हम तो शेयर मार्केट चीजें जानते ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, गया है क्वेश्चन। कुछ नहीं, आपसे वो पूछा ही नहीं गया है। पूछा क्या गया, मैं बार बार कह रहा हूं, वो ध्यान दीजिएगा, घबरा नहीं जाना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाई, ये, और ये भी नहीं, यहां कहा गया है कितने पदक जीते हैं। मामला समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यहां था, ये सब जो है आपको भरमाने के लिए दिया है। अगर आपने ध्यान में दिया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो फिर आपको ध्यान होगा। तो अब यहां पर एक बात जान लीजिए, ये प्रश्न थोड़ा सा याद रखिएगा, चूंकि शेयर मार्केट को लेकर के अभी बहुत सारी चीजें उथल पुथल चल रहा है, संभव है आ जाए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की जो स्थिति था, और उसमें से बिहार की जो विनिर्माण कंपनी थी, उसने कोई भी पदक नहीं जीता। यानी कि डी के साथ आपको जाना पड़ेगा, एक भी नहीं। इमोशनल नहीं होना है कि जो विकल्प में सबसे ज्यादा दिख रहा है 4, पक्का अपने बिहार की बात है, 4 जीत के लाएगा, बिल्कुल नहीं। भावुक नहीं होना है, एक भी नहीं जीता, तो उसके साथ हमें जाना है। चलिए अब 9वें पर आ जाए। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है। देखिए प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, यूपीएससी का पैटर्न ये ऑलरेडी बता दिया है। आप पढ़ के जाएंगे, क्या पढ़ के, कि हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर एक तितलियों की प्रजाति है, ऑलरेडी बता दिया आपको। इतना तो आप तैयार करके गए थे, याद करके गए थे, वो चीज प्रश्न में ही आ गया। आगे क्या पूछा गया, वो इन्हें बिहार में पहली बार कहां देखा गया। तो ये चीजें आपको देखना है, प्रश्न का तरीका भी आप सीखना है। समय बहुत करीब है, इसलिए मैं लगातार ये चीजें आपको थोड़ा सा समझाते चल रहा हूं। आप समझ लीजिए, ये जो हिमालयन बाथ व्हाइट है और हिमालयन येलो कोस्टर, सबसे पहले इस दोनों के विषय में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए और इसको 5 स्टार लगा दीजिए, बल्कि 5 स्टार प्लस लगाइए। इसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। तो देखिए यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, मोतिहारी और हाजीपुर। तो इनको यहां पर इस 2 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था। हिमालयन बाथ व्हाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों की एक प्रजाति है, इतना ध्यान रखना है। और पहली बार इन्हें जो 2 डिस्ट्रिक्ट में बिहार में देखा गया था, वह मोतिहारी में और कहां पर, हाजीपुर में। यह मामला याद रहेगा, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 10वें पर। मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक कौन है? राइटर वाला चीज पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको 3 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि एक तो लेखक वाला हो गया कि कोई पुस्तक के विषय में पूछ लिया, साथ ही इसमें क्या हो जाता है कि चर्चित व्यक्ति से एक तो प्रश्न रहता है, एक तो रहता ही है, तो वह भी इसमें शामिल हो जाएगा, इसीलिए इसकी संभावना ज्यादा है। इसमें सी विकल्प दिख रहा है, योगी संजय चेसियार। तो योगी संजय चेसियार जो है मोदी गीतमाला पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए, इसका आपको जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आज हमने अब देखा क्या कि हमने 10 टॉपिक तो पढ़ा ही, लेकिन इसके अलावा हम लोग पैटर्न को भी अब समझ रहे हैं। तो आखिरी का जो कुछ दिन रहने वाला है, अब आपके एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है, सही से कहें तो अब मान के चलते हैं हम कि आप सही से तैयारी करने के लिए, चूंकि आखिरी कुछ दिन तो आप रिवीजन करेंगे, तो कुल मिलाकर के आप मान लीजिए कि आपके पास तकरीबन 15 से 16 दिन अब बच गया है ना। तो उतने में हम लोग 2-3 काम करेंगे। जो कुछ बाकी टॉपिक्स रह गए उसको तो मैं निकाल ही दूंगा करंट अफेयर्स में, वो सारा, और लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि 150 से 200 टॉपिक मैं भी आपको और पढ़ाऊंगा। 150 से 200 टॉपिक, 840 मैंने आज बताया है, तो यानी कि पूरा आंकड़ा बताया ना कि 84 लेक्चर तक हम पहुंच गए हैं, 200 उसमें और भी ऐड कर दीजिए। यानी कि संभव है कि मैं आपको एग्जाम हॉल में जब आप जाते जाएंगे तो 13 दिसंबर तक मैं 1000 से 1100 टॉपिक करंट अफेयर्स का पढ़ा चुका हूँगा, और 1100 क्वेश्चन भी। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, इससे बाहर नहीं आएगा आपको। तो अगर आप नहीं देखें ना
कुछ मत कीजिएगा, लेक्चर 1 से जाइए और लेक्चर 84 तक समय लगेगा। लेकिन जब हम आजकल क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ लेते हैं यूट्यूब वगैरह से तो जल्दी समझ में आ जाता है, उसको समझ लेना है। और अगर बिहार स्पेशल वाला जो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट देख रहा था, सर बिहार स्पेशल का कराइए, बिहार स्पेशल का मैं अलग लेक्चर ही ले रहा हूं दोस्तों। वो 8 बजे का है, बिहार स्पेशल प्रोग्राम, अपना बिहार प्रोग्राम उसका नाम है। उसमें मैं ज्योग्राफी पूरा करा चुका हूँ, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न करा चुका हूँ, अब पॉलिटी करा रहा हूँ। तो पॉलिटी के बाद उसमें मैं इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर भी कराऊंगा। तो पूरा बिहार स्पेशल आपका वहाँ कवर हो रहा है, तो सही से जाके वहाँ रिविजन कर लीजिए, कुछ लेक्चर में काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो सही से आप रिविजन करते रहिए और थोड़ा सा पैटर्न को अब समझिए, क्योंकि अब जो है थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको नॉलेज के साथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर आपकी और हमारी मुलाकात होगी शाम के 6 बजे। कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखते चलिए। थैंक यू सो मच।